Hello everyone, welcome to my channel. This is the first chapter of history of class 10th and हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। क्यों सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ाया गया है? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं, अपना एक सिविल कोड लाते हैं 1804 में, जो कि पहले तो फ्रांस और उसके आसपास के जितने भी रीजन्स थे उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, वो पहले नेपोलियन को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाद में जब लोगों को समझ में आने लगता है कि नेपोलियन सिर्फ पूरे यूरोप को कनकर करना चाहता है और वो क्या कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, सेंसरशिप लगा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में डाल रहा है, तो वो लोग, फ्रांस के लोग और आसपास के जितने भी रीजन्स थे उसके लोग नेपोलियन के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्यों डिफ़िकल्ट है यूरोप में नेशनलिज्म लाना, क्यों डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि वहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स थे, मतलब डिफरेंट राजा थे, और वो राजा जितना कनकर कर सकते थे, जितना जीत सकते थे, उतना उन्होंने जीता था। ठीक है, वो क्या करते थे, डिफरेंट रीजन्स को जीत के अपने अंडर में लेते जाते थे। अब जैसे यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ पे क्या थे, बेसिकली 4 रीजन्स थे राजा के अंडर में, और उन 4 रीजन्स के कल्चर अलग थे, लैंग्वेजेस भी अलग थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि उन लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी हो? क्या ये पॉसिबल है कि उन लोगों में कनेक्टिविटी की फीलिंग हो आपस में? लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर भी अलग था, लैंग्वेज भी अलग थी, रिलीजन भी अलग था। तो वो सारे लोग का सिर्फ एक एलिजेंस था, एक निष्ठा थी, किसके लिए? सिर्फ राजा के लिए। वो सिर्फ राजा के लिए वफादार थे। आपस में उन लोगों में कोई भी ब्रदरहुड वाली फीलिंग, या कह सकते हो कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी वाली फीलिंग नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ थी कि जिसकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म लाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उसके बाद देखो क्या हुआ था कि यूरोप में, अब हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि यूरोप में कितनी टाइप की क्लासेस थी। पहले तो 2 क्लासेस थी, एक तो एरिस्टोक्रेसी, दूसरी पीजेंट्री। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है और न्यू मिडिल क्लास सामने आती है। तो सबसे पहले देखो हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि एरिस्टोक्रेसी क्या थी। ये एक न्यूमेरिकली तो मतलब कह सकते हो संख्या में तो ये बड़े कम थे, मगर बहुत पावरफुल थे, और डोमिनेंट क्लास भी थी, मतलब बाकी सिटीजन को, बाकी लोगों को ये क्या करते थे, दबा के रखते थे, डोमिनेट करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, इनकी एक चीज़ें जो थी, वो जो सारी एरिस्टोक्रेसी क्लासेस थी ना, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, क्या? कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। फ्रेंच लैंग्वेज ही क्यों बोलते थे वो सबके साथ? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज बोल के वो अपनी सोसाइटी का वो अपनी हाई क्लास सोसाइटी को मेंटेन करते थे। ठीक है, और वो सारे जो राजा थे वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से, किससे? टाइज ऑफ मैरिज के थ्रू। मतलब एक राजा ने दूसरे राज्य की राजकुमारी से शादी कर ली तो कनेक्टेड हो गया ना वो मैरिज के थ्रू। उसके बाद सबके पास अपनी अपनी ज़मीन होती थी, बंगले होते थे। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो कॉमन थी, मतलब सारी क्लासेस कॉमन थी। ठीक है, और पीजेंट्री क्या थे, ये क्या थे, नंबर में तो ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे ये, लेकिन पावरलेस थे, पावर्स नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, पुअर थे ये लोग। इनके पास कोई लैंड भी नहीं होती थी, अगर लैंड होता भी था इन लोगों के पास तो बहुत कम होता था। तो बेसिकली उस समय यूरोप में 2 ही क्लास थी, कौन सी? एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो तीसरी क्लास, तीसरी टाइप की जो क्लास जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं वो सामने आई। इसको लिबरल क्लासेस भी बोलते हैं, कॉमर्शियल क्लासेस भी बोलते हैं। कॉमर्शियल क्लासेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड करता था? प्रोडक्शन ऑफ मार्केट पे। ठीक है, जितना प्रोडक्शन होगा, जितना मार्केट फैलेगा, वैसे उतना ही कमर्शियल क्लासेस या मिडिल क्लासेस फैलेंगे। ये न्यू सोशल ग्रुप था। ठीक है, और ये कैसे थे? ये लोग एजुकेटेड थे। ठीक है,
दूसरा चीज़ ये थी कि ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन आते थे, प्रोफेशनल्स आते थे, और ये सब चाहते थे कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब राजा महाराजाओं को जितने भी प्रिविलेजेस मिलते हैं ना, उनको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर राजा का अधिकार हो। ये मिडिल क्लास आ रही थी। तो मिडिल क्लास ने एक नया नेशनलिज्म लाया जिसको कहते हैं लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है, ये हम पढ़ेंगे। देखो, लिबरलिज्म जो होता है वो किससे लिया गया, ये लैटिन वर्ड है, लिबर से बना है, जिसकी मीनिंग होती है फ्री। अब फ्री का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ये मतलब है कि ये फ्रीडम चाहते थे, मतलब ये राजा लोगों से फ्रीडम चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि इनको कोई राजा बताए कि आपको क्या करना है, ये इनका अपना लॉ हो, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, इनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, इनको वो खुद चुने पार्लियामेंट के थ्रू, ये चाहते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस बताए गए हैं जो कि लिबरल चाहते थे। तो सबसे पहले मैंने इन चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पॉलिटिकल स्फीयर में और इकोनॉमिकल स्फीयर में। ठीक है, तो पहले पॉलिटिकल स्फीयर में देख लेते हैं। देखो, पॉलिटिकल स्फीयर में सबसे पहले तो ये फ्रीडम चाहते थे कि सबके पास फ्रीडम हो, लॉ के सामने सबको इक्वालिटी मिले। लेकिन देखो, ये इक्वालिटी को ये यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू नहीं चाहते, मतलब ये यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहते थे। सफरेज क्या होता है, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। और यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सफरेज वो होता है जैसे हमारी कंट्री में ना, इंडिया में, कि सबके पास, सब लोग जो भी एडल्ट लोग हैं सबके पास राइट टू वोट है, मतलब सब लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय यूरोप में ऐसा नहीं था, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। वहाँ पे सिर्फ कौन वोट दे सकते थे, ऐसे लोग जिनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो। और यही मिडिल क्लास चाहती भी थी, मिडिल क्लास भी यही चाहती थी कि ऐसे लोग ही वोट करें जिनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो। मगर राइट, देखो चाहते थे कि राइट टू वोट मिले, इक्वालिटी मिले, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिले जिनके पास, उन मेल लोग को, मेल को, ठीक है, मेल यानी कि उन आदमियों को मिले जिनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी। ना औरतों को मिले, ना ही उन मेल को मिले जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि मिडिल क्लास थोड़ा सा गलत थी। वो क्या चाहती थी कि क्लरिकल प्रिविलेजेस का अंत हो, मतलब कि जैसे पादरी लोग होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो भी ख़त्म हो जाए, पार्लियामेंट बने और उसके रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चुने, ऐसा चाहता था मिडिल क्लास। और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये चाहते थे कि लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो जहाँ चाहे जब चाहे प्रॉपर्टी खरीद सके, जिसको चाहे बेच सके, कोई ऐसा ना हो कि कोई आके हमारी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ये सब नहीं चाहते थे पीपल्स। अब देखो वहाँ पे एक चीज़ दिक्कत थी, वो क्या थी कि जो राइट टू वोट था ना, जो यूनिवर्सल सफरेज था, बिल्कुल नहीं था। जो मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सारी की सारी वुमेन, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, सिर्फ कुछ समय के लिए, जब जैकोबिन क्लब था, कब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तब सारे जो एडल्ट मेल्स थे ना, उनको क्या मिला था, राइट टू वोट मिला था। किसको, सिर्फ अडल्ट मेल्स को, फीमेल्स को नहीं, सिर्फ मेल्स को। ये भी कुछ समय के लिए था। उसके बाद नेपोलियन आए, नेपोलियन कोड ला दिया। उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं, सारे अडल्ट मेल्स को नहीं मिलेगा राइट टू वोट, सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो देखो अब इकोनॉमिकल स्फीयर में क्या चाहता था मिडिल क्लास। सबसे पहले तो ये चाहता था कि मार्केट को फ्री कर दिया जाए। इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वेट मेजरमेंट का सिस्टम एकदम अलग था। कोई चीज़ यहाँ पे मान लो 1 kg है, वही चीज़ दूसरे जगह पे जाके वो एकदम 2 kg हो जाएगी। मतलब वेट एकदम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वेट नहीं बदलेगा, वो चीज़ उतनी रहेगी, लेकिन मेजरमेंट का सिस्टम वहाँ का क्या हो जाता है, अलग अलग था। ठीक है, वो लोग, तो इससे क्या होती थी, बड़ी ही प्रॉब्लम होती थी ट्रेड करने में। तो ट्रेडिंग के लिए ये थोड़ी सी फ्रीडम चाहता था मिडिल क्लास, कि ऐसा जो रिस्ट्रिक्शंस है इनको हटा दो, जिसकी वजह से क्या हो सके, हम इजीली ट्रेड कर सके। क्योंकि मिडिल क्लास, आपको पता है, मार्केट के प्रोडक्शन पे ही मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है।
तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो क्या हो जाए, जितने भी गुड्स, कैपिटल्स और इन सब का जो मूवमेंट है जो कठिन हो गया है, किसकी वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब इन चीज़ों में ऑब्स्टिकल क्या थे, क्यों, क्या चैलेंजेस आ रहे थे? देखो, सबसे पहला चैलेंज तो ये था, वो था कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो कि किसने लाया था? नेपोलियन ने लाया था। तो नेपोलियन का ये जो 39 स्टेट्स था ना, सबके पास अपनी करेंसी थी, सबके पास अपना वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था। मतलब जान लो कि 39 करेंसीज हो गई, 39 वेट और मेजरमेंट के सिस्टम। तो कैसे ट्रेड हो पाएगा? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट था ट्रेड करना। अब इसके सल्यूशन के लिए क्या किया गया? 1834 में एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ज़ॉल्वेरिन यूनियन। ठीक है, इसको किसने बनाया था? पर्शिया ने। और लगभग सारे के सारे जर्मन स्टेट्स, ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था। किसको? ज़ॉल्वेरिन यूनियन को। इसमें क्या था? इसमें बेसिकली ट्रैफिक बैरियर्स, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना ईजी कर दिया गया। उस समय कंट्रीज़ तो थी नहीं बेसिकली, तो रीजन कह सकते हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना, ट्रेड करना थोड़ा ईजी हो गया। और करेंसीज जो कि उस समय 30+ थी, उनको कम करके 2 कर दिया गया। अब 30 करेंसी नहीं रहेंगी, सिर्फ 2 करेंसी रहेगी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रेलवेज़ बनना शुरू हुए, रेलवे नेटवर्क फैलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से लोगों में नेशनल यूनिफिकेशन आया, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, उनमें थोड़ा सा आपस में वो थोड़ा कनेक्टेड फील करने लगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई। और ये किसने सारी चीज़ें अच्छी जो थी, ये किसके थ्रू हुई? लिबरल नेशनलिज्म के थ्रू। तो ये हमने पढ़ा, इसके बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में पढ़ेंगे कि 1815 में कैसे वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को हराया गया और फिर एक ट्रीटी साइन हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, लिबरल नेशनलिज्म समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।